नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609723860897442 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये आगे आने वाले कई सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इसलिए इसको अंत तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं जो कि है एक इंडिसेस से और इसे सेकेंड लिस्ट में दिया गया है कि कौन इसे रिलीज करता है, उससे हमें जो है मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, तो इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडिनेस इंडेक्स को जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है रिलीज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A 2, 3, 4 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, तोलका पीएम के अनुसार कुरिंजी क्या है? तो तोलका पीएम के अनुसार कुरिंजी की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो बी हिली ट्रैक्स जो है यहाँ पर सही जवाब होगा पहाड़ी ट्रैक। तो तोलका पीएम की अगर हम बात करें तो इसे जो है तमिल ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है और इसे लिखा था तोलका पियर ने, ठीक है, PPIYAR। और ये तो तोलका पियर थे, ये जो सेज अगस्त्य थे उनके डिसाइपल थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो पूरे लैंड है उनको पांच तरह से कैटेगराइज किया था। सबसे पहला है कुरिंजी जिसे कि हिली ट्रैक्स कहा जाता है। उसके बाद अगर हम डेजर्ट एरिया को देखें तो उसको कहा जाता था पलई। एग्रीकल्चरल एरियाज को कहा जाता था मरुदम, ठीक है, मरुदम। कोस्टल एरियाज को कहा जाता था नेदल, NEYDAL। और जो कृषि क्षेत्र है, सॉरी, जो मुल्लई जो होता था, ठीक है, मुल्लई जो होता था उसको कहा जाता था पैस्टोरल एरियाज। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य दिया गया है, सही दिया गया है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पेश किए जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, ये भी यहाँ पे गलत है क्योंकि ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहता है संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ये गलत है क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। और फोर्थ स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज assent to the Constitution Amendment Bill. He can neither withhold his assent nor send the bill for reconsideration. ये यहाँ पे सही दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया था। यह निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया था और जिसको कि 1935 में जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा है कि संविधान सभा की राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो इसका आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, कुछ लिस्ट दी गई है, कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है फीचर को, उससे हमें यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट देखें तो ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बाई कैमरलिज्म जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A, 2, 3, 1 एंड 4। सेवेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रीत सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जो है वो जारी की जा सकती है? तो इसका आंसर है
सी केवल सेकेंड, ठीक है, मतलब केवल हेबियस कॉर्पस जो है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, ये ऐसी रिट है जो कि पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट जो है इसको जारी की जा सकती है। ये इकलौती ऐसी रिट है। इसके बाद हम देखेंगे 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि गोवा को 1962 के 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है गठित किया गया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। गोवा को 1989 में राज्य का दर्जा दिया गया था, ये गलत है क्योंकि गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी हुई है। 9th क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो अगर हम देखें तो 159 है, तो बी इज द राइट आंसर। तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया को रैंक दी गई थी 159, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये वर्ष 2002 से जो है इसको जारी किया जा रहा है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि इनमें से कौन सी संविधान की संघीय विशेषताएं हैं, मतलब कि फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, लिखित संविधान जो है, ये एक फेडरल फीचर है। एकल संविधान जो है, ठीक है, ये एक यूनिटरी फीचर है। कठोर संविधान या फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये भी फेडरल फीचर है। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी फेडरल फीचर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, और वो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केवल निवासियों के लिए एक राज्य में कुछ पदों के आरक्षण के लिए जो है वो प्रदान करता है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है कोई भी स्टेट अपने वहां के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके लिए कुछ पद जो है वो रिजर्व कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, बी 16(3), आर्टिकल 16(3). 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम न्यायालय होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, और ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि ग्राम न्यायालय जो है वो होना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट है कि ग्राम न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है, तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि ग्राम न्यायालय को, या फिर हम कह सकते हैं इनको विलेज कोर्ट्स को भी जो है एस्टैब्लिश किया गया था ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के द्वारा, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इस यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं दी गई है। 13th स्टेटमेंट, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, केवल लोकसभा ही स्थगन प्रस्ताव का उपयोग कर सकती है। ओनली लोकसभा कैन मेक यूज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन, ये सही दिया गया है। इफ अ सेंसर मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। तो ये जो एडजर्नमेंट मोशन जो है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, जिससे कि जो नॉर्मल बिजनेस ऑफ द लोकसभा होता है वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट होता है। और ये जो है सेंसर मोशन जो है, ये जो है ये सरकार के खिलाफ लेके आया जा सकता है, इसलिए इसे राज्यसभा में जो है इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किन राज्यों पर जो है यहाँ लागू होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो छठी शेड्यूल जो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो रिलेटेड है वो कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि 4 राज्य जो है यहाँ पे उसमें मेंशन किए गए हैं, जो कि है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके हिसाब से जो है यहाँ पर आंसर क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा, त्रिपुरा, मेघालय और असम। 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो सबसे पहला है कि
21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिंधी जोड़ी गई थी, ये बिल्कुल सही है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मैनपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई थी, ये भी सही दिया गया है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से मैथिली, बोडो, डोगरी और संथली जोड़ी गई थी, ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16th क्वेश्चन, वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और जो फॉल्स स्टेटमेंट है हमें उसे जो है यहाँ पर चुनना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये गलत दी हुई है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन में टोटल जो है 5 मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। तो यहाँ पर जो बी जो है ये हमारा सही जवाब होगा। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 17th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाते हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टैक्सेस लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स? तो इसका आंसर होगा डी, आर्टिकल 268। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी जो टैक्सेस सेंटर द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन उसे कलेक्ट और एप्रोप्रिएट कौन करता है? वो स्टेट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे 2 लिस्ट दिए गए हैं। तो आर्टिकल 275 जो है वो स्टैट्यूटरी ग्रांट से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 282 जो है वो विवेकाधीन अनुदान है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 248 जो है विधान की अवशिष्ट शक्ति, रेसिड्यूरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले एन ऑर्डिनरी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 months, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो विधान परिषद होता है वो एक ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम जो है 4 months तक जो है वो डिले कर सकता है, 3 months प्लस 1 month। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 months के लिए जो है वो डिले कर सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट है द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट इज 6 months। तो ये भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट उसकी क्या होती है? वो 6 months एंड 6 weeks होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। 20th क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की समाधान शक्तियों से संबंधित है? ठीक है। तो गवर्नर की अगर हम पार्डनिंग पावर्स की पावर देखें तो वो किस में दी गई है? वो दी गई है आर्टिकल 161 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो अगर हम आर्टिकल 165 देखें तो ये एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है, एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है। आर्टिकल 143 जो है ये पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट जो है हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट से वो किसी भी मुद्दे पे जो है वो सलाह ले सकते हैं या फिर कंसल्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 155 जो है वो गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट इज 21st क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर जो है वो जोड़ा गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी की सलाह से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ऐड किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और इसे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। 22nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो 9th शेड्यूल जो है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि 9th शेड्यूल को जो है 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है जोड़ा गया था। 10th शेड्यूल को जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। 11th शेड्यूल को जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था और 12वीं सूची को जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
जाएगा, वो हो जाएगा बी। बी यहाँ पर सही पेयर दिया गया है। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विभागीय स्थायी समिति लोकसभा के तहत जो है वो काम करती है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, वो होगा डी, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर। कृषि संबंधी समिति जो है ये लोकसभा के अंदर काम करती है। बाकी कमिटी ऑन होम अफेयर्स, कमिटी ऑन इंडस्ट्री और कमिटी ऑन कॉमर्स जो है ये राज्यसभा के अंदर जो है वो काम करती है। 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाई ऐश का जो है वो एक प्रमुख घटक होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, ए, एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है फ्लाई ऐश में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी मौजूद होता है, लेकिन इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, वो एल्यूमिनियम सिलिकेट ही है। इसके बाद 25th क्वेश्चन, यहाँ पे हमें लिस्ट दी गई है दो और उसको जो है हमें मैच करना है। तो बेंजीन के कारण जो है क्या होता है, वो ल्यूकेमिया होता है। कैडमियम के कारण जो है इताई डिसीज होती है। आर्सेनिक के कारण जो है ब्लैक फुट सिंड्रोम डिसीज होती है और नाइट्रेट के द्वारा जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे C, 3, 4, 1 एंड 2। 26 क्वेश्चन, वोल्फिया ग्लोबोसा एक फूल वाला पौधा है, ये किसका एक महत्वपूर्ण बायो इंडिकेटर है? ठीक है, तो वोल्फिया ग्लोबोसा जो है ये एक प्रकार का जो है इसकी में रूट्स नहीं होती और ये झाड़ी होती है, जो कि जितने भी जो वाटर बॉडीज हैं या फिर जितने भी जो कि जल निकाय जो होती हैं उनमें जो है कैडमियम की मात्रा को जो है वो दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कैडमियम संदूषण या फिर कंटामिनेशन। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। 27th क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस दिए गए हैं और वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे उससे हमें जो है यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो किससे रिलेटेड था, वो रिलेटेड था परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। ठीक है, इसके बाद अगर हम वियना कन्वेंशन देखें तो वो था ओजोन लेयर से रिलेटेड। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है और कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 एंड 3, बी इज द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन, एग्रो सिल्वोपेस्टोरल सिस्टम एकीकृत क्या करता है? ठीक है, तो जब एक ही भूमि पे ट्रीज, लाइवस्टॉक और क्रॉप्स, पेड़, पशुधन और फसलों को इंटीग्रेट किया जाता है तो उसको एग्रो सिल्वोपेस्टोरल सिस्टम जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन, पौधों को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इट प्रिवेंट्स लीफ फॉल। ठीक है, वो पत्तियों को झड़ने से रोकता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। एड्स इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ये भी सही है। यह जड़ों के विकास में मदद करता है, कैल्शियम जो है जड़ों के विकास के लिए भी मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 30th क्वेश्चन और वो कहता है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में लेकर के आया गया था। भारतीय वन अधिनियम जो है ये 1927 में लेकर के आया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में लाया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लेकर के आया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3, 1, 4 एंड 2। 31st क्वेश्चन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई कितने माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या है, इसका है सी, 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए जितने भी जो कैरी बैग्स हैं। 31 दिसंबर 2022 से पहले तो ये 75 माइक्रोन से कम मोटाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया है और अब फिलहाल में है कि 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए इसकी मोटाई। 32nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है? तो इसका आंसर है डी, भारत। ठीक है, तो भारत जो है ये सबसे बड़ा प्लास्टिक पॉल्यूटर बन गया है पूरे विश्व में। तो जरूरी है कि हम लोग प्लास्टिक के अपने यूज को कम करें। इसके बाद हम
सॉरी 33rd क्वेश्चन देखेंगे तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ये बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड लायन डे जो है वो अगस्त 10 को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड डॉल्फिन डे जो है वो सितंबर 12 को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो मार्च 20 को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी पेयर्स दिए गए हैं वो सारे करेक्टली मैच दिए गए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 34th क्वेश्चन, कंबलाकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ये कहां पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या है? इसका है आंसर सी, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये कुछ इसके बाद 35th क्वेश्चन में कुछ ग्रासलैंड्स दिए गए हैं और मतलब लोकल इंडिया के ग्रासलैंड्स दिए गए हैं और उनके जो लोकल नेम्स हैं और वो कहाँ पे कौन से राज्य में बुलाया जाता है, उस तरीके से उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। अगर बन्नी ग्रासलैंड देखें तो ये होते हैं गुजरात में, उखरूल जो है ये मणिपुर में होते हैं, और ये जो खजियर जो होते हैं ये हिमाचल प्रदेश में होते हैं, और बहक्स जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर में होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2, 4, 1 एंड 3। इसके बाद हम देखेंगे 36 क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बी, इंडिया में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन, वो पूछ रहा है कि जूनागढ़ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से देखना है कि कौन कौन से कथन जो यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि यह शिलालेख जो है शक शासक रुद्र दमन का है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि इसको जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। तो थर्ड में है, इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 3। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। तो अगर ये जो हम जूनागढ़ शिलालेख की बात करें तो इसमें रुद्र दमन के साथ साथ अशोक, राजा अशोक और जो स्कंद गुप्त थे, गुप्ता रूलर स्कंद गुप्त, इनके भी बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें सुदर्शन लेक के जो है रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जो पुष्यगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर थे, उनको इंचार्ज बनाया गया था कि वो सुदर्शन लेक का जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि इसको जो है इसका पुनर्निर्माण जो है वो स्कंदगुप्त के समय पे किया गया है। इसके बाद 38th क्वेश्चन, दैमामात ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, ये किस संस्कृति से जो है वो संबंधित है? तो दायमाबाद की अगर हम बात करें तो ये जॉर्वे कल्चर से जो है संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। और ये जो है ये महाराष्ट्र में जो है स्थित है और ये जो है प्रवरा नदी जो है उसके किनारे जो है यहाँ पे स्थित है। इसके बाद हम 39 क्वेश्चन देखेंगे, 5वीं बौद्ध परिषद 1871 ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, मंडलाय बर्मा में आयोजित जो है वो की गई थी। और इसको जो है इसको 3 लोगों ने इसकी जो है यहाँ पे इसका प्रिसाइड किया था। उसमें आते हैं जगदम्बी वंशा, नरिंद भिदज और सुमंगल सामी, ठीक है। और ये जो है किंग मिंडन द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 40th क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से जगह पे कौन से जो है अवशेष प्राप्त हुए थे। तो अगर हम चिरंद में देखें तो यहाँ पे जो है बोन टूल्स जो है वो पाया गया था। बुर्जा होम में जो है पिट ड्वेलिंग हाउसेस पाए गए थे। बागौर में जो है यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के सबसे अर्लीस्ट साक्ष्य मिले थे और मेहरगढ़ में जो है मड ब्रिक हाउसेस मिले थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, 2, 4, 1 एंड 3। 41st क्वेश्चन, गुप्त काल में हिरण्य क्या था? तो अगर हिरण्य की बात करें तो वो क्या था? वो था गोल्ड टैक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। सोशल सिक्योरिटी टैक्स को क्या कहा जाता था? उदी नंग कहा जाता था। प्रॉपर्टी टैक्स को जो है क्लिप्ता कहा जाता था, KLIPTA। और कस्टम ड्यूटी को जो है यहाँ पे शुल्का कहा जाता था, ठीक है। इरेगुलर टैक्स जो होता था उसको कड़ा कहा जाता था और जो प्लो शेयर टैक्स था उसको हली वकर कहा जाता था।
इसके बाद हम देखेंगे 42nd क्वेश्चन, सिकंदर भारत में जो है वो कितने समय तक रहा था? तो इसका आंसर है बी, 19 मंथ्स तक जो है सिकंदर भारत में रहा था। 43rd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है स्टेटमेंट कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को बुद्ध की छवि के शुरुआती निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। द स्कल्पचर्स एंड इमेजेस ऑफ मथुरा स्कूल आर रिलेटेड टू जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा हमारा सी। 44th क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किसने अजय मेरू अजमेर शहर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, अजय राज द्वितीय ने जो है यहाँ पे अजमेर शहर की जो है स्थापना की थी। और अगर हम देखें चौहान डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे सिंह राजा। So next is 45th question, which of the following are not true about Alauddin Khilji? He introduced a grazing tax, ये बिल्कुल सही है। He was the first sultan of Delhi to establish state control over religion, ये भी बिल्कुल सही है। Started the public distribution system, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है ये सही दी गई हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए none of the above, ठीक है। तो none of the above, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा none of the above। इसके बाद हम 46 क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दर्शन के किस स्कूल ने भारत में भौतिकी की शुरुआत को चिन्हित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का सी, वैशेषिक स्कूल ने, ठीक है। वैशेषिक स्कूल जो है ये महर्षि कनाद द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी और इन्होंने जो है यहाँ पे बताया था कि पूरी जो ये एवरीथिंग, जितना भी जो दुनिया में चीजें हैं वो एटम द्वारा जो है वो बनी हुई हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पे इंडिया में इस फिजिक्स की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, वैशेषिक। 47 क्वेश्चन, दक्षिण भारत पर सबसे पहले हमला जो है करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला ऐसा शासक था जिसने कि साउथ इंडिया पे अटैक किया था। उसने अपने जनरल जो है मलिक कफूर को जो है जितने भी जो रूलर्स थे साउथ में उनके अगेंस्ट जो है वहां पे भेजा था। तो इसके बाद हम देखेंगे 48 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, ये बिल्कुल सही है। बहमनी साम्राज्य दक्कन क्षेत्र में पहला मुस्लिम साम्राज्य था, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है मोहम्मद शाह द्वितीय ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित कर दिया था, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो है अहमद वली शाह ने गुलबर्ग से बीदर जो है कैपिटल कर दी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 49 क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो है वो कब्जा किया था? तो 49 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला वन, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पर सी, राजेंद्र चोला। उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड पे जो है उस पे कब्जा करके अपना जो है एक नेवल बेस की स्थापना की थी। 50th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो अगर हम सामूगढ़ की लड़ाई देखें तो ये कब हुई थी? 1658 में हुई थी, 1658 में। बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये 1528 में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में 1576 में हुआ था और चौसा की लड़ाई जो है ये 1539 में हुई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2, 4, 3 एंड 1। 51st क्वेश्चन, सैयद बंदूक किसके शासनकाल में जो है वो मारे गए थे? तो इसका आंसर है डी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है सैयद ब्रदर्स जो है वो मारे गए थे। तो मोहम्मद शाह ने जो है सैयद ब्रदर्स का जो है को मरवाया था और निजाम उल मुल्क असफ जाह की मदद से। 52nd क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सर पैथिक लॉरेंस, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड वेवल ने की थी।
सेकेंड स्टेटमेंट, योजना ने परिषद में हिंदू और मुस्लिम प्रतिनिधियों के समान संख्या का प्रस्ताव रखा था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये पहली बार था जब मुस्लिम लीग को आधिकारिक तौर पर भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 सही है, तो हमारा आंसर है यहाँ पर बी। इसके बाद हम देखेंगे 53rd क्वेश्चन, जो कहता है कि 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने एक समझौता विरोधी सम्मेलन जो है वो कहाँ बुलाया था। इन 1940 सुभाष चंद्र बोस कन्वीन्ड एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामगढ़। 54th क्वेश्चन, 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने 1937 में अपने मंत्रालय का गठन जो है वो कहाँ कहाँ पर किया था। तो 54th का आंसर हो जाएगा डी, बिहार, उड़ीसा और असम में किया था। तो टोटल जो है 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में जो है कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई थी। वो था बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। और इसके बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी बंगाल, सभी उसमें एक्सेप्ट जो है बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और NWFP को छोड़ के सभी जगह जो है वो कांग्रेस को मेजॉरिटी प्राप्त हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, बिहार, उड़ीसा और असम। इसके बाद हम देखेंगे 55th क्वेश्चन, और वो कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, द स्वराज पार्टी, द कांग्रेस स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923। ये जो है यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। और इसके बाद सेकंड ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे सही दी गई है। सियादास announced the formation of the Swaraj Party in the special session of the Indian National Congress held in Delhi in 1923। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। तो 1922 में एक गया सेशन हुआ था। ठीक है, जो कांग्रेस का जो गया सेशन था वहां पे उसको जो उसकी अध्यक्षता जो है वो सीआर दास कर रहे थे, और यहीं पर उन्होंने जो है कांग्रेस स्वराज पार्टी के गठन की जो है यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था। और ये जो है ये जो कांग्रेस स्वराज पार्टी है, इसको कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही जो है ये इसका निर्माण किया गया था, और इसका निर्माण जो है जनवरी 1 1923 को करा गया था। तो इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो भी सीआर दास थे, और जो इसके जो सेक्रेटरी थे पहले वो थे मोतीलाल नेहरू। इसके बाद हम देखेंगे 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या है, वो है सी, पिताभी सीतारमैया। ठीक है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके पहले अध्यक्ष थे। 57 क्वेश्चन, संगोला समझौता जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, मराठा साम्राज्य पर पेशवा का नियंत्रण से जो है संगोला एग्रीमेंट रिलेटेड है। इसके बाद जो है ये संगोला एग्रीमेंट जो है ये 1750 में हुआ था, और इसके बाद ही जो है मराठा एम्पायर जो है वो पेशवा के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट इज 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें और हमें देखना है कि विच ऑफ द अबव वर द रिकमेंडेशंस मेड बाय द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ने इसमें से कौन कौन सी जो है रिकमेंडेशंस दी थी। तो सबसे पहले क्या है, इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का भारतीयकरण, ये बिल्कुल सही है। बर्मा को भारत से अलग करना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। यहाँ पे सारे ही जो है ऊपर दिए गए रिकमेंडेशन जो है वो साइमन कमीशन द्वारा दिया गया था। तो साइमन कमीशन जैसा कि हम जानते हैं 1927 में आया था, और इसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे। इन्होंने जो है प्रोविंशियल डियार्की को एबॉलिश करने की बात की गई थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाने की और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है। और इन्होंने साथ ही जो है बर्मा को इंडिया से अलग करने की बात कही थी, और इसी के साथ जो है सिंध को बॉम्बे से भी अलग करने की बात कही थी।
और इन्होंने जो है जो पुअरेस्ट क्लास है उसके लिए सीट्स रिजर्व करने की बात भी कही थी, और साथ में कहा था कि जो भारतीय सेना है उसमें जो है भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा जो है अपॉइंट करने की बात भी कही गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है गोपाल गणेश आगरकर द्वारा जो है स्थापित की गई थी, तो ये एकदम सही पेयर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। सोशल सर्विस लीग, ठीक है, ये जो है ये NM जोशी द्वारा जो है वो स्थापित की गई थी। भारतीय विद्या भवन जो है वो KM मुंशी द्वारा जो है यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जो है ये BR अम्बेडकर द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। अगर हम हंटर कमीशन देखें तो इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? ये किया गया था 1882 में। मरेज कमेटी ऑन इंडियन स्कूल को जो है 1858 में स्टैब्लिश किया गया था। मकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन को जो है 1835 में लेकर के आए थे, और वुड्स डिस्पैच जो है ये 1854 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर है ए 3, 4, 1 एंड 2। 61st क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें, और यहाँ पर हमें देखना है कि विच ऑफ द अबव रिजोल्यूशंस वर अडॉप्टेड इन द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से जो है वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन है उसमें जो है यहाँ पर कौन कौन से रिजोल्यूशन जो है अडॉप्ट हुए थे, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद जो पूर्ण स्वराज जो है ये यहाँ पर जो है ये 1929 में जो है लाहौर सेशन में जो है इसको पारित किया गया था। रूरल डेवलपमेंट जो है, ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट जो है यहाँ पर ये भी जो है ये भी इसमें जो है कराची सेशन से रिलेटेड नहीं है, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है ये भी कराची सेशन से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4, मतलब आंसर हो गया हमारा यहाँ पर बी। तो अगर हम कराची सेशन की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो है उस पे इन्होंने जो है यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किए थे। और जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई थी, फ्री प्रेस की बात की गई थी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात की गई थी, असेंबल होने के राइट की बात की गई थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई थी। ठीक है, जो भी स्टेट जो है उसका जो है रिलीजियस मैटर में जो है न्यूट्रल होने की बात की गई थी, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन की भी बात कही गई थी। इसके बाद हम देखते हैं 62nd क्वेश्चन, कथन है और यहाँ पे उसका रीजन दिया गया है जिसे हमें देखना है, और यहाँ पे नीचे दिए गए जो कोट्स हैं उससे सही जवाब जो है वो चुनना है। तो सबसे पहला कथन क्या कहता है? प्लेटें स्थिर नहीं होती और एस्थेनोस्फीयर पर क्षैतिज रूप से जो है वो चलती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही दी गई है। द प्लेट्स आर नॉट फिक्स्ड एंड मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर, ये बिल्कुल सही है। द एस्थेनोस्फीयर इज इन अ सेमी मोल्टन स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। A and R जो है आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये जो क्या होता है, प्लेट्स जो हमारी फिक्स नहीं है और ये एस्थेनोस्फीयर जो है उस पे हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से जो है यहाँ पर एक दूसरे के तरफ जो है वो मूव करती हैं, और ये जो है यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हीट होती है, क्योंकि जो प्लैनेट के जो इंटीरियर पार्ट है वहां के जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है उससे बहुत सारी हीट निकलती है, जिसके कारण जो है प्लेट्स डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो मूव होती हैं। तो यहाँ पे रीजन जो है इसका गलत दिया गया है। अब हम देखेंगे 63rd क्वेश्चन, और 63rd क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे कथन है और जो है यहाँ पे उसके रीजंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन अगर हम देखें तो क्या है? एंटी साइक्लोन स्थितियां सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को बढ़ाती हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकेंड स्टेटमेंट है मतलब रीजन इसका दिया गया है, एंटी साइक्लोन ब्रिंग्स स्टेबल काम कंडीशंस विद लिटिल विंड एंड क्लियर स्काईज। एंटी साइक्लोन कम हवा और साफ आसमान
के साथ स्थिर शांत स्थिति लाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा हमारा ए, दोनों ही सत्य है। और रीजन जो है करेक्टली जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी हमारे जो विंड्स है, एटमॉस्फेयर है, वो काम और स्टेबल होता है। इसलिए जितने भी पॉल्यूशन जो होते हैं, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, वो वहीं पर जो है जो एटमॉस्फेयर में जो है वैसे ही बने रहते हैं, जिसके कारण से जो है विंटर सीजन में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। 64th क्वेश्चन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किससे संबंधित है? द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर होगा बी, फेरल सेल से, सॉरी हेडले सेल से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ITCZ जो है ये किसका पार्ट है? ये हेडले सेल का पार्ट है। ठीक है, और ITCZ पे क्या होता है? बहुत ही लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। 65th क्वेश्चन, कौन सा बादल जो है हेलो घटना से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स इज रिलेटेड टू द हेलो फिनोमिनन? तो इसका आंसर क्या है? वो है सीरोस्ट्रेटस क्लाउड। जो सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं ये बहुत ही जो है हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं, जो सबसे ऊंचे क्लाउड्स होते हैं उनको जो है सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स कहा जाता है। और ये बहुत ही पतले ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे उस एक जो हेलो फिनोमिनन जो है हमें देखने को मिलता है। 66 क्वेश्चन, मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित बौना ग्रह जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 66 का ए, सियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो क्यूपर बेल्ट में जो है मौजूद हैं, जिसमें आते हैं प्लूटो, मेकमेक, होमिया और इरेस। ठीक है, तो प्लूटो, एरिस और जो है मेकमेक ये सब जो है ये क्यूपर बेल्ट में जो है स्थित है। और सियर्स जो है ये ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट में जो है यहाँ पर स्थित है। और अगर हम शैरन की बात करें तो ये प्लूटो, जो प्लैनेट प्लूटो है, उसका जो है सबसे बड़ा जो है वो मून है, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट है। 67th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, और हमें देखना है कि इसमें से कौन कौन से जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। तो अकरेंस ऑफ डे एंड लाइट, ठीक है, तो ये यहाँ पर सही दिया गया है। वेरिड लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट टाइम, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ टाइड्स, ये भी रोटेशन के कारण होता है। चेंज ऑफ सीजन जो है ये रिवोल्यूशन के कारण होता है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, तो अगर हम रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में देखें तो ये इससे क्या होता है कि इससे जो लाइटनेस और डार्कनेस, जो डेली जो है लाइट, जो उजाला होता है और रात होती है, वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है वो रोटेशन के कारण होता है। इसी के साथ डिफ्लेक्शन ऑफ टाइड्स जो है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो ओशियंस जो है, समुद्र जो है, वहां पे जो पानी का जो मूवमेंट होता है वो भी रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। और ये जो है ये विंड और ओशियन करंट को भी डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला स्टेटमेंट है लव वेव्स आर फास्टेस्ट सरफेस वेव्स। प्रेम तरंगे जो है वो सबसे तेज सतह तरंगे हैं, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय तरंगे ठोस, तरल और गैस के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स जो है वो केवल सॉलिड में जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है सतह की लहरें महासागरों में विशाल लहरें पैदा कर सकती हैं, लेकिन तरल के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सरफेस वेव्स जो है यहाँ पर ओशन वेव्स में जो है बहुत ज्यादा जो है हलचल लेकर के आ सकते हैं, लेकिन ये केवल लिक्विड में ही जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, मतलब सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 69th क्वेश्चन, जो पूछ रहा है कि Anaimudi is a tri-junction of 3 ranges. Which of the following is not a part of it? अनाइमुदी 3 पर्वत श्रृंखलाओं का एक त्रिजंक्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसका हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेवरॉय हिल्स। तो अनाइमुदी जो है ट्राई जंक्शन है, किसकी है?
कार्डमम हिल्स की है, अन्नामलाई और पलानी हिल्स का ट्राई जंक्शन है। 70th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरूद्ध देश जो है वो नहीं है? लैंडलॉक्ड कंट्री इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंगोला। ठीक है, अंगोला जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके वेस्ट में क्या है? वेस्ट में इसके अटलांटिक ओशियन है, और इसके बाद जो है अगर हम देखें तो जाम्बिया इसके ईस्ट में है और नामीबिया जो है इसके साउथ में है। अंगोला की टोटल जो है 1600 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो अटलांटिक ओशन के अलोंग। नेक्स्ट है 71st क्वेश्चन, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्ति करता है? तो इसका आंसर क्या है? बी, कतर है। ठीक है, तो कतर जो है इंडिया का लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर है। और अगर हाल ही में देखें 2023 में, तो जो यूएसए है उसने यूएई को पीछे करके जो है यूएसए इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर जो है वो बन गया है। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले कतर है, उसके बाद यूएसए है और उसके बाद यूएई है। 72nd क्वेश्चन, इसरो का स्पेडेक्स मिशन जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, चंद्रमा से। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, मून से। 93rd क्वेश्चन, नीचे दी गई विशेषताओं से मिट्टी की पहचान करें। सबसे पहले क्या है? ये मध्य अक्षांश क्षेत्र की नम और ठंडी जलवायु में पाया जाता है। फाउंड इन मॉइस्ट एंड कूल क्लाइमेट ऑफ मिड लैटिट्यूड रीजन्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? डेवलप इन द एरियाज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वनों के क्षेत्रों का में विकास इसका होता है, और ये एक अम्लीय मिट्टी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी, पॉडसॉइल। ठीक है, तो जो पॉडसॉइल सॉइल है वो ऐसी जगह पे होता है जहां पर की जो है जहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है। जितना भी जो इवेपोरेशन होता है उससे ज्यादा जो है वो प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब कि उससे ज्यादा जो है वहां पे बारिश होती है। और इसी के साथ वहां पे मॉइस्ट नम मिट्टी रहती है, नमी रहती है, क्लाइमेट में ठंडा मौसम रहता है। और ये मिड लैटिट्यूड, ठीक है, मिड लैटिट्यूड मतलब मध्य अक्षांश में जो है ये पाए जाते हैं। और ये जो है यहाँ पे एसिडिक सॉइल होता है, जिसके कारण इसमें अर्थ वॉर्म और अन्य बैक्टीरिया जो होते हैं वो नहीं होते हैं, और इसी वजह से जो है ये सॉइल एसिडिक होता है, और इसलिए ये जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होता है। 74th क्वेश्चन, कार्बन पृथक्करण में कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है? विच सॉइल इज बेस्ट एट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? तो 74th का आंसर है बी, पीटी सॉइल। ठीक है, पीट मिट्टी जो होती है इसमें जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है कार्बन को स्टोर किया जा सकता है। 75th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चंदन जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, और रोजवुड जो है वो उष्ण कटिबंधीय एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही जो पेयर हैं ये सही दिए गए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 76 क्वेश्चन, दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे कुछ जो है वेजिटेशन दिए गए हैं, वेजिटेशन के टाइप्स दिए गए हैं, और वो कौन से एरियाज में, रीजन में उस नाम से जाना जाता है, उससे जो है हमें यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम बात करें मैक्विस, ठीक है, मैक्विस कहाँ पर बोला जाता है? वो बोला जाता है सदर्न यूरोप में, या फिर हम दक्षिणी यूरोप में। ठीक है, चैपरल जो है ये कैलिफोर्निया में बोला जाता है। फिम्बोस जो है ये दक्षिण अफ्रीका में बोला जाता है, और मले स्क्रब जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि ये है क्या, तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होता है उसी के अलग अलग नाम से जो है, लोकल नेम से इसे जाना जाता है, जिसको कि हमने एक रीजन के साथ जो है वो मैच किया है। इसके बाद हम देखेंगे 77th क्वेश्चन, द कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन। कॉन्ड्रेट विच्छेदन जो है किसके बीच की सीमा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, ऊपरी और निचली पपड़ी जो होती है, अपर और लोअर क्रस्ट जो होता है उसके बीच की जो रेखा होती है उसको हम लोग कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा 78 क्वेश्चन, रक्त वर्षा जो है वो कौन सी किससे संबंधित है। तो यहाँ पे कुछ लोकल विंड्स के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो ब्लड रेन है ये किससे एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, सिरोको से। तो सिरोको जो है अगर हम देखें तो ये एक वार्म, ठीक है, गर्म और शुष्क हवा होती है जो कि यहाँ पे सदर्न सहारा जो सहारा डेजर्ट के ऊपर जैसे बहती हुई जो है नॉर्थ अफ्रीका की तरफ जाती है और इसके बाद जो है यहाँ पे मॉइस्चर पिक करती है मेडिटेरेनियन सी से और उसके बाद जो है वहाँ पे ये जो सहारा डेजर्ट से जो है यहाँ पे रेड डस्ट जो है वो लेती है, पिक करती है और मेडिटेरेनियन सी से जो है मॉइस्चर पिक करती है। इसके बाद जब ये वर्षा करती है तो वो जो है वहां पे जो है लाल रंग की वर्षा होती है जिसके कारण से इसे ब्लड रेन बोला जाता है। 80th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी और पश्चिम में तीस्ता नदी के बीच जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है क्योंकि वेस्टर्न हिमालयन रेंज जो है ये जो है इंडस से लेके, ठीक है, इंडस से लेके काली रिवर तक जो है ये स्प्रेडेड है। इसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम वर्षा होती है। ये बिल्कुल सही है। वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पे जो है रेनफॉल कम होती है और ईस्टर्न पार्ट में जो है रेनफॉल ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 81st क्वेश्चन की, सतमाला हिल्स जो है किसके बीच की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा डी, हमारा मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर स्थित है सतमाला हिल्स। और यहाँ पे जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज 82nd क्वेश्चन, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हमें लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हमारा नीलगिरी हिल्स, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है नीलगिरी हिल्स, उसके बाद आएगा हमारा अन्नामलाई हिल्स और उसके बाद है अगस्त्यमलाई हिल्स और सबसे लास्ट में आएगा कार्डमम हिल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, 3, 2, 4 एंड 1। नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। कुछ पासेस दिए गए हैं, दर्रे दिए गए हैं जिसको कि हमें उसके स्टेट से जो है मैच करना है। तो अगर हम बात करें टूलुंगला कहाँ पर है, कि असम में है। पालघाट जो है वो केरला में स्थित है। शेनकोट्टा दर्जा जो है ये है तमिलनाडु में और जो गोरन घाट है ये राजस्थान में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी, 3, 4, 1 एंड 2। 84th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनमें से कौन सी कंट्री से होके गुजरते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ओमान से होके गुजरता है, यूएई से भी होके गुजरता है, ताइवान से भी होके गुजरता है और सऊदी अरेबिया से भी होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 17 कंट्रीज से होके गुजरती है, जिसमें और ये इसमें 17 कंट्रीज के साथ ये 3 कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है। तो अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट्स में तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, जिसमें कि बहामास और मेक्सिको से होके गुजरती है। उसके बाद अगर हम अफ्रीका देखें, दूसरे जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका है, जिसमें इजिप्ट, लिबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटानिया से होके गुजरती है। और तीसरा कॉन्टिनेंट है एशिया, जहां पे कि ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया से होके गुजरती है। इसी के साथ साथ अगर हम टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 6 वाटर बॉडीज से भी होके गुजरती है। 6 वाटर बॉडीज से होके गुजरती है। उसमें सबसे पहले आएगा इंडियन ओशियन, फिर आएगा पैसिफिक ओशियन, फिर है अटलांटिक ओशियन, उसके बाद है ताइवान स्ट्रेट, फिर है रेड सी और अंत में है गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट इज 85th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो मरियाना ट्रेंच जो है वो किस पे स्थित है, वो मरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है। एमिरांटे ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशियन से रिलेटेड है। प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो अटलांटिक ओशियन से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे सारे युग्म जो है वो सही से सुमेलित दिए गए हैं। 86 क्वेश्चन, जूलू जनजातियां जो है वो कहां पर पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है ए, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं।
87th क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है, वॉल्केनो दिया गया है और उसकी कौन सी कंट्री में स्थित है उससे हमें जो है यहाँ पे मैच करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रुआंग। तो माउंट रुआंग अभी अप्रैल में हाल ही में जो है यहाँ पे इरप्ट हुआ था इंडोनेशिया में। उबिनास जो है ये पेरू में स्थित है। ताल जो है माउंट ताल जो है ये फिलीपींस में स्थित है और कैरम्स जो है ये रशिया में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C 3 4 2 and 1। 88th क्वेश्चन की बात करेंगे, एजियन सागर विवाद में कौन से दो देश शामिल हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीस एंड टर्की। तो बी इज द राइट आंसर। 89th क्वेश्चन है, न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है? बल की, फोर्स की, वेट की या फिर दोनों की या फिर हीट की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है, फोर्स की भी है और वेट की भी है। 90th क्वेश्चन, दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं उससे हमें मैच करना है। तो अगर हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स को देखें तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? वो पास्कल के नियम पे काम करता है। वॉशिंग मशीन जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर जो है वो काम करती है, मतलब कि केंद्रापसारक बल पर जो है काम करती है। लेक्टोमीटर जो है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करती है और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो अभिकेंद्र बल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स पे काम करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 90th का ए 2 3 4 and 1। 91st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, कहता है स्टेटमेंट उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये सही दिया गया है। एक पायरोमीटर किसी वस्तु के थर्मल विकिरण का उपयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर के मापने के लिए काम में लाया जाता है और ये जो भी सरफेस या फिर ऑब्जेक्ट जिसका भी हम थर्मामीटर से जो पायरोमीटर से हम जिसका जो तापमान ले रहे हैं वो कितनी थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहा है उससे ही जो है हमें उसके तापमान का पता पड़ता है। 92nd क्वेश्चन कथन दिया है और यहाँ पर एक कारण दिया गया है। कथन कहता है आघात अवशोषक आमतौर पर स्टील से बने होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स आर मोर कॉमनली मेड ऑफ स्टील, ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसका रीजन क्या दिया गया है? स्टील हैज लोअर इलास्टिसिटी, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है क्योंकि स्टील की इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इसीलिए उसे शॉक एब्जॉर्बर में जो है यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू, लेकिन आर जो है वो असत्य है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट इज 93rd क्वेश्चन और वो पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कलेडोस्कोप की बात करें तो उसमें प्लेन मिरर यूज होता है, बहुरूप दर्शक में समतल दर्पण यूज होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर हम देखें पेरिस्कोप में, ठीक है, तो पेरिस्कोप में जो है यहाँ पर जो पेरिस्कोप में जो है यहाँ पे प्लेन मिरर्स जो है वो यूज होते हैं, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। टेलीस्कोप में जो है कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी पेयर यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट पेयर जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 94th क्वेश्चन, इसमें से जो है उपरोक्त में से कौन सी प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण में जो है शामिल होती है, ऑक्सीडेशन में शामिल होती है? तो 94th क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें ऑक्सीजन का जो है एडिशन होता है और हाइड्रोजन को हम लोग इसमें रिमूव करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 1 और 4। 95th क्वेश्चन जो है ये मैच द फॉलोइंग से है और यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, उसे हमें मैच करना है। तो अगर हम टार्टरिक एसिड देखें तो ये किस में पाया जाता है? ये ग्रेप्स में पाया जाता है। मैलिक एसिड जो है ये एप्पल से पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है ये टोमेटो में पाया जाता है और कार्बनिक एसिड जो है वो सोडा वाटर में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 3 4 1 and 2। 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो तरल है वो क्षारीय है? ठीक है, लिक्विड कौन सा इसमें से है जो एल्कलीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सी वाटर। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? वो होता है 7। ठीक है, और जो 7 से कम होते हैं वो होते हैं एसिड और 7 से जो ज्यादा होते हैं वो होते हैं एल्कलीन। तो अगर हम एप्पल जूस का पीएच लेवल देखें तो वो कितना है? 3.0 है, तो ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है।
विनेगर का देखें तो सिरके का देखें तो ये भी 3.0 होता है, तो ये भी एक जो है एसिड सॉल्यूशन है। और मिल्क का जो है वो 6.5 होता है पीएच वैल्यू, तो ये भी एक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाटर जिसका की पीएच वैल्यू कितनी है? वो है 8.5। नेक्स्ट इज 97 क्वेश्चन। एकमात्र गैर धातु जो कमरे के तापमान पर तरल है वो कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है? वो है ए, ब्रोमीन। 98 क्वेश्चन। फेल्सपार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, एल्यूमिनियम का है। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो और जो है वो बॉक्साइट भी होता है, कोरंडम भी है, क्रायोलाइट भी है, एल्यूनाइट भी है, कैओलिन भी है और साथ साथ फेल्सपार भी है। इसके बाद हम देखेंगे 99 क्वेश्चन। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? माइकोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? वो है कवक का, या फिर हम कह सकते हैं फंजाई का। इसके बाद 100 क्वेश्चन। रोडोप्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन जो है वो आवश्यक है? इसका आंसर है ए, रेटिनॉल, जिसको कि हम लोग कॉमन भाषा में विटामिन ए भी कहते हैं। तो रोडोप्सिन जो है ऐसा पिगमेंट है जो कि हमें जो कम रोशनी में देखने में मदद करता है, और जो विटामिन है जिसको कि हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, ये रोडोप्सिन के सिंथेसिस में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 101st क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? लिपिड्स आर फैट सॉल्यूबल। ठीक है, तो लिपिड्स जो है वो फैट में सॉल्यूबल होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड क्या है? सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो लिपिड्स जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये केवल उन्हीं सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है वाटर जो है, पानी जो है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ये नॉन पोलर होने के कारण जो है पानी में जो है वो घुलनशील नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 102nd क्वेश्चन। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है विशेष मोटर कौशल सीखने में हमें मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102 का सी। ठीक है, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये हमें स्पेशल मोटर स्किल सीखने में जो है वो बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और सेरिबेलम को जो है लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। ये हमारे पोस्चर, हमारी टोन, हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, और साथ साथ जो है हमारे कॉग्निशन में भी जो है बहुत ज्यादा मदद करता है। 103rd क्वेश्चन। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ द एग योक इज, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ज़ेंथोफिल। 104th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल जो है आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर है बी, लैमिनेरिया। नेक्स्ट इज 105th क्वेश्चन। लाइकेन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील, लाइकेन इनमें से किसके प्रति सबसे अधिक जो है संवेदनशील होता है? तो इसका आंसर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो लाइकेन्स होते हैं ये एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर्स होते हैं, और इसमें भी ये सबसे ज्यादा जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। 106th क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे करना है हमें। ठीक है, तो हम विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को जो है हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन के को जो है फाइलोक्विनोन कहते हैं, और विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए। ठीक है, 3, 1, 4 एंड 2। इसके बाद नेक्स्ट इज 107th क्वेश्चन। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मसल टू बोन? हमारी जो मसल होती है उसको बोन से कौन कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या है? सी, टेंडेंस। 108th क्वेश्चन। 2001 से 2011 में से उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो कितनी हुई थी? ठीक है, तो 1 डिकेड में जो है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी? इसका आंसर होगा 20.23। बी इज द राइट आंसर। 109th क्वेश्चन। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो है ए, मथुरा में। ठीक है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स इज लोकेटेड इन मथुरा। 110th क्वेश्चन। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। मंदिर का डिजाइन निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली को जो है प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो है इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट इज 111th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका आंसर है डी, फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद जिसको कि सिटी ऑफ बैंगल्स भी कहा जाता है, तो इसका नाम बदलकर जो है चंद्रनगर करने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। और ये जो है फिरोजाबाद जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही जो है बनाया गया था। अच्छा, और जो फिरोजाबाद बैंगल्स में जो सिलिका यूज होता है, ठीक है, इसको कहाँ से लेकर के आया जाता है? वो प्रयागराज से लेकर के आया जाता है। 112th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे गुजरात है और थर्ड नंबर पे कौन सा है? वो कर्नाटका है। 113th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे ट्रू दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी वाहक कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है वो बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। आईएनएस विक्रमादित्य को रूस से खरीदा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और कोचिन शिपयार्ड भारत के तीसरे विमान वाहक पोत का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, जो भारत के नौसेना बेड़े के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 114th क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने कारगिल युद्ध के 25 साल और ऑपरेशन विजय की सफलता का जश्न मनाया है। भारत कारगिल युद्ध की जीत का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन मनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 26 जुलाई होगा, जिसको कि हम लोग कारगिल दिवस के नाम से भी जानते हैं। 115 क्वेश्चन। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार जो है वो किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है बी, मिस्टर के.पी. शर्मा ओली ने। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 116th क्वेश्चन, जो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट देखें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की शपथ ली गई है, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद यूनुस को भौतिकी में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि इनको एक इकोनॉमिस्ट के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सही दिया गया है। 117th क्वेश्चन। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर है सी, मॉरिशस में। 118th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने देश में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है, ये बिल्कुल सही है। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए 2012 में एंजल टैक्स पेश किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिया गया है, तो हमारा 118 का आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर हम देखें तो इसका थर्ड लार्जेस्ट जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सबसे पहला किसका है? सबसे पहला है यूएसए का और सेकंड नंबर पे है यूके और थर्ड नंबर पे है इंडिया। 119 क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य गिग वर्कर्स के लिए एक मसौदा बिल जो है प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो है 119 का आंसर है डी। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान जो है ये सबसे पहले जो है ये एक गिग वर्कर्स के लिए जो है एक ड्राफ्ट बिल लेकर के आया है। और हाल ही में हम देखते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी जो है यहाँ पर गिग वर्कर्स के लिए जो है एक बिल लेकर के आ रही है, लेकिन सबसे पहला राज्य कौन सा था? वो राजस्थान था। 120th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि उपयुक्त में से कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट देखें तो भारत में प्राकृतिक कारणों और अवैध शिकार के कारण पिछले 5 वर्षों के दौरान 628 बाघों की मौत हुई है, ये बिल्कुल सही है। भारत में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1972 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, तो यहाँ पे गलत है क्योंकि ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। और वर्तमान में भारत में 55
बाघ अभयारण्य है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट और थर्ड आंसर इज बी। 121st क्वेश्चन, भारतीय रक्षा बलों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करने के लिए भारत रूस संयुक्त उद्यम संयंत्र जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा 121 का सी, लखनऊ में इसको बनाया जा रहा है। 122nd क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा, ठीक है, यूपीडीआईसी, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है यहाँ पे 6 नोड्स में जो है फैला हुआ है, जिसमें से निम्नलिखित कौन कौन से जिले जो हैं वो शामिल है? तो इसका आंसर होगा ए, लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा। इसके बाद हम देखेंगे 123rd क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ टोकन उत्पन्न करके एक रिकॉर्ड बनाया है, तो वो किस से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा 123rd का ए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ठीक है। तो जो आभा आईडी कार्ड जो है इश्यू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो है 1 करोड़ टोकन जो है वो जारी किए हैं। 124th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को कौन सी वस्तुएं जो है वो वितरित की जानी है? तो इसका आंसर है 124 का बी, टैबलेट और स्मार्टफोन्स। 125th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत एक सौर शहर को एक ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां अक्षय ऊर्जा संयंत्र जो है पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग को कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कम से कम जो है कितना होना चाहिए? अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा ए, 10%, ठीक है। इसमें सौर एनर्जी की जो है कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? वो कम से कम 10% होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे 126 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस जो है वो कब मनाया है? अभी हाल ही में। तो इसका आंसर है बी, 14 अगस्त 2024 को। 127 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे सही से सुमेलित हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट है जो वायुमंडल से निकले कम या अनुक्रमित कार्बन डाइऑक्साइड के 1 टन के बराबर होता है। कार्बन क्रेडिट इज अ ट्रेडेबल परमिट दैट इक्वल्स to 1 ton of carbon dioxide removed, reduced or sequestered from the atmosphere। ये बिल्कुल सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, कार्बन ट्रेडिंग स्टार्टेड फॉर्मली इन 2017 अंडर द यूनाइटेड नेशंस क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि ये जो है ये 1997 से इसको कार्बन ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? होगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दी गई है। 128 क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बैठने के प्रमुख स्थान के रूप में नई दिल्ली के साथ साथ बैठने के 5 स्थान हैं, ठीक है। इसकी 5 सीटिंग्स जगह जगह पे और बनाई गई हैं। अन्य 4 कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है 128 का ए, ठीक है। तो एनजीटी के अदर जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर हैं? भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। तो ए इज द राइट आंसर। 129 क्वेश्चन, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने वाली हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत सरकार किसके साथ जो है भागीदारी कर रही है? तो इसका आंसर क्या है? डी, डेनमार्क सरकार के साथ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है वरुणा नदी जो है उसको रिस्टोर करने की बात कही गई है। 138 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि खाद्य विकिरण या फिर फूड इरेडिएशन रेफर्स टू एक्सपोजिंग फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स टू आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्सटेंड इट्स शेल्फ लाइफ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में विकिरण भोजन परमाणु ऊर्जा नियम 1996 के तहत विनियमित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है, भारतीय सरकार 2024 में टमाटर बफर स्टॉक के शेल्फ जीवन का विस्तार करने के लिए विकिरण प्रसंस्करण का उपयोग करने की योजना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है 2024 में जो है ये सी फूड, मीट और पोल्ट्री की जो है यहाँ पे शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो है फूड इरेडिएशन का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। 131st क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सी फूड जो होते हैं उसमें जो बैक्टीरियल जो एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उससे भी फूड इरिडिएशन के द्वारा जो है उसको भी कम करने में मदद मिलेगा। 131st क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की एकमात्र सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो है डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, तो यह कहां पर है? ठीक है, तो द उत्तर प्रदेश ओनली सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल लैब अ वाइटल फैसिलिटी फॉर डायग्नोसिंग डेंगू वायरस इज इन, ये कहां पर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए प्रयागराज होगा। 132nd क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है 122nd का बी वल्लभाचार्य। 133rd क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024 में स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज को जोड़ने में भारत का कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा जो है ट्रांसमिशन लाइंस जोड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में। 134th क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किन दो जिलों में 10 लाख से कम जो है वो आबादी पाई गई है या फिर रिकॉर्ड की गई है? तो इसका आंसर होगा 134 का ए, महोबा और चित्रकूट, दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कि 10 लाख से कम की जो है यहाँ पे आबादी जो है वो रिकॉर्ड की गई है या फिर हम कह सकते हैं दर्ज की गई है। और एकमात्र जो है प्रयागराज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कि 5 मिलियन से ज्यादा जो है पॉपुलेशन दर्ज की गई है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 2011 के फाइनल आंकड़ों के हिसाब से 5.95 मिलियन। Next is 135th question. According to census 2011, which district of Uttar Pradesh has the lowest child sex ratio? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, बागपत है जहां पे कि सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो दर्ज किया गया है। तो अगर हम 5 ऐसे जिलों की बात करें जहां पे सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, उसमें सबसे पहला आएगा बागपत, उसके बाद है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, मतलब कि नोएडा, उसके बाद है गाजियाबाद और उसके बाद है मेरठ और फिर उससे भी कम है वहां पे बुलंदशहर में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 136 क्वेश्चन, क्रायोमेश तकनीक जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ कोरल। कोरल के संरक्षण के लिए जो है क्रायोमेश टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो किया जाएगा। इसमें जो मैश टेक्नोलॉजी है, इसमें जो कोरल लार्वे जो होते हैं, ठीक है, उनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इनको प्रिजर्व किया जाएगा और जिससे कि जो हमारी जो कोरल रीफ्स हैं उनको फिर से रिस्टोर करने में मदद मिलेगी। 137 क्वेश्चन, COP29 पार्टियों का सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, बाकू अजरबैजान में। तो इस साल जो है नवंबर 11-12 को जो है बाकू अजरबैजान में जो COP29 जो है उसका आयोजन किया जाएगा। 138 क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने निम्नलिखित में से किस गैस के उत्सर्जन का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का पता लगाने के लिए जो है नासा ने टेनेजर 1 सैटेलाइट का जो है यहाँ पे उसको लॉन्च किया है और यहाँ पे जो है ये जो टेनेजर 1 सैटेलाइट जो है ये स्पेक्ट्रोमीटर टेक्नोलॉजी पे जो है वो काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं 139 क्वेश्चन, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है तेलंगाना और उसके बाद है राजस्थान। इसके बाद हम देखेंगे 148 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है? उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश भारत में अरहर दाल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश भारत में उड़द दाल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तूर दाल है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत
दी गई है। इसके बाद हम अच्छा तूर दाल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है कर्नाटक, फिर है महाराष्ट्र और फिर है उत्तर प्रदेश। और यही अगर हम उड़द दाल की बात करें तो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे अगर हम वीट की बात करें तो 3 सबसे जो है महत्वपूर्ण राज्य कौन से हैं, वो है यूपी, एमपी और पंजाब। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 141st क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर होगा डी, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का या फिर लौह अयस्क का कह सकते हैं। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ और उसके बाद आता है कर्नाटक। 142nd क्वेश्चन, शक्ति भारत और डैश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो आंसर क्या होगा 142nd का, सी, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस की और इंडिया की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम दिया गया है शक्ति। 143rd क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर है बी, चौथा। ठीक है, 4th रैंक है। तो जो अगर हम टॉप 5 मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज देखें वर्ष 2024 में, तो सबसे पहले कौन सी आती है, वो आती है यूएसए, फिर आती है रशिया, फिर आती है चाइना, फिर है इंडिया, और इंडिया के बाद आती है साउथ कोरिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 144th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इनमें से अगर हम बात करें तो डी, अर्जेंटीना जो है ये ब्रिक्स का जो है यहाँ पर मेंबर नहीं है। तो अर्जेंटीना ने जो है 2024 में रिफ्यूज कर दिया था कि वो ब्रिक्स देश का ब्रिक्स जो समूह है उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और ब्रिक्स का हाल ही में हम देखते हैं विस्तार हुआ है, जिसमें कि 5 नए मेंबर्स को ऐड किया गया है, जिसमें है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। इसके बाद हम देखेंगे 145th क्वेश्चन, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, तो इसका आंसर है ए, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड जो है देश में सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है यहाँ अपने राज्य में लागू किया था, और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश देसाई। 146 क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। ठीक है, तो पेरिस पैरालंपिक्स की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो कुल 7 गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया को मिले हैं पेरिस पैरालंपिक्स में। और अगर हम टोटल बात करें, ठीक है, तो अगर टोटल इंडिया को जो है 29 मेडल मिले हैं इस प्रतियोगिता में, जिसमें से 7 तो गोल्ड हैं, और इसके बाद अगर हम देखें तो 9 सिल्वर मिले हैं और 13 जो है ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला है। 147th क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो इसका आंसर होगा ए, ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील जो है 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को जो है वो होस्ट कंट्री है, और ये पहली ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करेगी। 148 क्वेश्चन, तृष्णा मिशन भारत और डैश की एक संयुक्त पहल है। तृष्णा मिशन इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, ये इंडिया और फ्रांस की एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें कि जो है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट और जो है सैटेलाइट का यूज करके जो नेचुरल रिसोर्स का जो है असेसमेंट किया जाएगा। तो इसका पूरा नाम ही है द थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, तो ये किसके जॉइंट इनिशिएटिव है, इंडिया और फ्रांस का। 149 क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया उदयगिरी गुफाएं जो है वो कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उदयगिरी केव्स जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, तो अगर हम देखें तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये कहां पर है, ये उन्नाव में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो हरदोई में है, सामन बर्ड सेंचुरी जो है वो मैनपुरी में है, और कीथम लेक जो है वो आगरा में स्थित है। बाकी सारे सही दिए गए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए।
ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।